साथियों, मैं शिवानी दाइमा आपके साथ डेली इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ती हूँ, यानी कि राज्यव्यवस्था का कोई टॉपिक, उसी में आपके लिए जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र करवाने वाली थी, तो वो आपका किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की ऐसे आधा रही थी उस दिन क्लास। तो आज जो आगे क्लास हम इसी क्लास में जारी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि जो भारत जो है वो भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अविभाज्य संघ कहने का कारण क्या है कि जो किसी भी राज्य को अगर उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है या नाम में परिवर्तन किया जाता है तो उस राज्य से अनुमति की जरूरत नहीं होती, संसद खुद अपने बहुमत से उसको संशोधित कर देती है। तो याद रखना, ऐसा किया जाता है भारत के अंदर, यानी कि संघ का जो आपका कानून होगा वो राज्यों पे लागू होगा, ये आपका अनिवार्य होता है। वही आपका अमेरिका भारत के बिल्कुल अपोजिट में रखा जाता है। अपोजिट में क्यों रखा जाता है? अमेरिका को कहा गया है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। कहने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे भारत में होता है कि किसी राज्य की सीमा पर उसके नाम के परिवर्तन के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे अमेरिका में इसका उल्टा है कि किसी भी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन करना तो बिना उस राज्य की अनुमति के ऐसा किया नहीं जा सकता संघ सरकार के द्वारा। तो यानी कि उसे क्या कहा गया है कि वो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि राज्य क्षेत्रीय आधार है और राज्यों के अस्तित्व को गारंटी दी हुई होती है। हमारे यहाँ पे गारंटी दी नहीं होती है, ठीक है ना। तो अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ इस प्रकार कहा जाता है, ठीक है। तो आगे जो हम स्टार्ट करने वाले अनुच्छेद 4, 3 अनुच्छेद मैंने आपको कल क्लियर करवाए थे। तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 4 आपको लिखते चलना है, याद है, यहाँ पे लिख देना संघ एवं इसके क्षेत्र चैप्टर, ठीक है, इसके क्षेत्र, ये चल रहा था आपका चैप्टर। तो अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 स्वयं यह घोषित करता है कि नए राज्य का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वही आपका नए राज्य का नाम क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद आदि कह सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई संशोधन, अनुच्छेद 368 का उपयोग कर नहीं माने जाएंगे। ऐसे कानून सामान्य साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे, ठीक है। एक बार आपको पूरा रिपीट करके बता दूंगी। जैसे कि आपको कहा था मैंने कल, आपको जो आपकी क्लास रही थी लास्ट क्लास में, आपको 3 अनुच्छेद कंप्लीट करवाए थे। तो 3 अनुच्छेद में जो अगला अनुच्छेद है, ये आपका जो भाग पहला है, भाग पहले के अंदर 1 से लेकर 4 तक के जो अनुच्छेद है वो संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करते हैं। तो 3 अनुच्छेद में आपको क्लियर करवाए थे। अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 4 आता। तो अनुच्छेद 4 में किस प्रकार लिखा गया है कि अनुच्छेद 4 जो स्वयं घोषित करता है कि नए राज्य का गठन या प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और नए राज्य की सीमा का परिवर्तन या नए राज्य का नाम रखना वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत का संशोधन जो किसी भी प्रकार का कानून होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे साधारण बहुमत से संशोधित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको समझना है, अलग से और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार मिटाने के लिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आगे चर्चा किस प्रकार करनी है आगे हम देखते चलेंगे कि आगे इसी क्लास के अंतर्गत सारी क्लास कैसे चलने वाली, ठीक है ना। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी इसी के अंदर कि किस प्रकार का प्रश्न कब उठाता और कैसे उठाता। तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय के अंदर एक प्रश्न आया था कि किसी भी राज्य की जो सीमा है वो विदेश को दी जा सकती है, संसद को अधिकार है या नहीं, इस प्रकार का प्रश्न उठाता है, याद रखना। तो प्रश्न कब उठाता आपको बता दूं, 1960 के अंदर ऐसा प्रश्न आया था। संसद को, आपको यहाँ पे लिखते चलना है, यह संसद को अधिकार है या नहीं कि वो किसी राज्य की सीमा क्षेत्र
परिवर्तित कर किसी अन्य देश को दे दे तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भूमि याद रखना, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भूमि अन्य देश को देने के लिए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा। इसी के प्रभाव से प्रभावी होकर याद रखना, नवा संविधान संशोधन के द्वारा उक्त क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था। ठीक है, इस प्रकार चर्चा करेंगे। तो आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूंगी, इसी क्लास के अंदर रिपीट करते रहेंगे। ठीक है ना, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसी के अंदर रिपीट करेंगे आगे भी। तो आगे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह संसद को अधिकार है नहीं, एक प्रश्न उठा था। किस प्रकार उठा था, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। इस प्रकार उठा था कि यह संसद को अधिकार है या नहीं है कि किसी राज्य की सीमा क्षेत्र परिवर्तित कर किसी अन्य देश को दे सकती है। तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने जवाब दिया था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था, याद रखना, कि कोई भूमि अन्य देश को देने के लिए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन माना जाएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 368 में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अनुच्छेद 368 की जरूरत, तो वो तो याद रखना अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जो कि आपको कहा था कि नए राज्य का गठन भारत के अंदर, तो वो तो अलग था। लेकिन आप कहिए किसी अन्य देश को देने का अधिकार जो है 368 के तहत ही संशोधन माना जाएगा। इस प्रभावी होकर ही नौवां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंदर याद रखना आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि उक्त क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, यहाँ तक आपको रिपीट करके मैंने बता दिया। उसके बाद आपको बता दूं कि पुनः, आपको बोल के बता दूं, थोड़ा आप लिख लेना कि पुनः 1969 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि याद रखना कि किसी नए राज्य का जो प्रवेश या गठन है वो अनुच्छेद 368 की जरूरत संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कार्यपालिका द्वारा ही कानून पारित किया जा सकता है। इसमें उक्त भूमि किसी अन्य देश को देने का क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से बोल के बता दूं कि 1969 में पुनः ये आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि किसी भी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना या आपका सीमा क्षेत्र को आगे पीछे करना, छोटा बड़ा करना, वो जो अधिकारों को अनुच्छेद 368 का जरूरत नहीं पड़ेगी संशोधन करने के लिए। ऐसा जो कानून को कार्यपालिका के द्वारा ही पारित किया जा सकता है, इसमें उक्त क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। इस प्रकार लिखना, ठीक है ना। तो आगे चर्चा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस प्रकार है, क्या उसमें दिया गया था, क्या नहीं है उसका क्षेत्र। तो याद रखना 100वां संविधान संशोधन जो था वो 2015 में हुआ था। इसके द्वारा यहाँ पे लिखना आपको 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ क्षेत्र भारत द्वारा ग्रहण किया गया वह कुछ क्षेत्र पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं लिखना, वो बांग्लादेश द्वारा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश द्वारा याद रखना ग्रहण किया गया। और ग्रहण किया किस प्रकार ग्रहण किया गया, इसमें बांग्लादेश व भारत के बीच भूमि का
प्रदान हुआ था, जिसके अंतर्गत 111 अंतर क्षेत्र भारत द्वारा बांग्लादेश को स्थानांतरित किए गए थे। बांग्लादेश को स्थानांतरित किए गए थे। वह 51 अंतर क्षेत्र बांग्लादेश द्वारा भारत को स्थानांतरित, इसके लिए 4 राज्य जिसमें आपका असम ब्रैकेट में डालेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 4 राज्य के भूभाग का भी संशोधन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है, संशोधन हुआ था। ठीक है ना, आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक पूरा याद रखना, हुआ था जिससे जुड़ी पहली अनुसूची। यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना आपको शायद। ठीक है, आपको मैं बोल के बता रही हूँ, नहीं भी दिख रहा हो तो ठीक है। पहली अनुसूची का भी संशोधन हुआ। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अनुच्छेद 4 कंप्लीट करवाया था, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है आपको हेडिंग डाल लेना कि बांग्लादेश और भारत के बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच क्षेत्र आदान प्रदान किस प्रकार हुआ था कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन कब हुआ था? 2015 का जो था 100वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ था। आदान प्रदान के अंतर्गत भारत के द्वारा 111 अंतर क्षेत्र जो थे बांग्लादेश को स्थानांतरित किए गए थे और बांग्लादेश के द्वारा 51 अंतर क्षेत्र जो थे भारत को स्थानांतरित किए गए थे। इसके अंतर्गत 4 राज्यों से जुड़े हुए हैं भारत के अंदर इसके भूभाग से, जिसमें आपका असम, त्रिपुरा, आपका मेघालय, पश्चिम बंगाल शामिल है। उसके भूभाग को भी संशोधित किया गया था और उसके भूभाग के लिए पहली अनुसूची को संशोधित कर यह आपका कार्य पूर्ण किया गया था। तो ठीक है, तो आपको इस प्रकार समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आगे हेडिंग डालने वाले वो आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव किस प्रकार हुआ था। ठीक है ना, इसी के अंदर याद रखना, बहुत धीरे धीरे और बहुत डिटेल में आपको समझाती चलूंगी कि कौन सा राज्य किस सन में बना था, कब केंद्र शासित प्रदेश था, कब वो भाषाई राज्य के रूप में अलग हुआ था, कब उसका राज्य के रूप में गठन हुआ था, कितने राज्य पहले थे, कितने राज्य का गठन अब हुआ है। तो सभी किस क्लास के अंदर धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव किस प्रकार हुआ था, हेडिंग आपको डालने की केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव, यहाँ पे हेडिंग डालना आपको केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों का उद्भव। थोड़ा मैं आपको बोल के बता देती हूँ, थोड़ा आप लिख लेना, इस प्रकार चलेंगे क्योंकि ज्यादा लिखने में टाइम लग जाता है। तो आजादी जब हुई थी, याद रखना, आजादी के समय भारत में राजनीतिक जो आपका राजनीतिक इकाइयां थी वो 2 प्रकार से बटी हुई थी। ठीक है ना, आजादी से पूर्व आप याद रखना। समय भारत में राजनीतिक इकाइयां 2 भागों में बटी हुई थी, 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो आपका याद रखना, एक आपका ब्रिटिश भारत कह सकते हो, ब्रिटिश प्रांत, और
दूसरा था आपका देसी रियासतें। देसी रियासतें याद रखो। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत व पाकिस्तान तो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। भारतीय क्षेत्र में 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें जिनमें से 549 शामिल हो गई और 3 ने ठीक है। मैं आपको थोड़ा आपका लाइन लिखना भूल गई, वो आपको मैं रिपीट करके बता दूंगी, तो याद रखना। 3 रियासतों ने भारत से अलग रहने का निर्णय लिया, जिसमें आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका याद रखना एक था आपका जम्मू कश्मीर। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें भी शामिल कर लिया गया। याद रखना हैदराबाद को जानना जरूरी है आपके लिए, किस प्रकार हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, जूनागढ़ को जनमत से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से। ठीक है, एक बार आपको बोल के बता देती हूँ, उसके बाद आगे रिपीट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों का जो उद्भव है किस प्रकार हुआ था कि स्वतंत्रता जो आजादी का समय चल रहा था उस टाइम पे भारत जो था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक था आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। तो उनमें से आपका याद रखना कि किसी भी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 देशों का डोमिनियन का गठन हुआ था, जिसमें एक तो पाकिस्तान था और एक आपका भारत था। तो पाकिस्तान और भारत में याद रखना जो भी रियासतें थी उन रियासतों को छूट थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है और चाहे तो भारत में शामिल हो सकती है, या फिर आपका 3 प्रकार की छूट थी, पाकिस्तान में शामिल होना, भारत में शामिल होना या फिर स्वतंत्र रहना। तो 3 आपकी याद रखना 552 देसी रियासतों में से 549 देसी रियासतें ऐसी थी जो आज़ादी के समय भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन 3 जो थी उन्होंने भारत से स्वतंत्र रहने का, अलग रहने का निश्चय किया था, जिसमें आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर शामिल था। तो हैदराबाद को जो था वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल कर लिया गया था, जूनागढ़ को जनमत द्वारा शामिल कर लिया गया था और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल कर लिया गया था। ठीक है ना, आपको इस प्रकार समझना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसी क्लास के अंतर्गत सारा समझते रहेंगे। ठीक है ना, आगे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके बाद चर्चा होने वाली है कि 1950 में जब भारत का निर्माण हुआ था तो भारत का जो क्षेत्र था, वो राज्य था, वो किस प्रकार बटे हुए थे। तो 4 इकाइयों में बटे हुए थे। 4 इकाइयों में किस प्रकार बटे गए थे ये भी आपको मैं बता दूं। इसी क्लास के अंदर आपको याद रखना है एम लक्ष्मीकांत में जो आपका लिखे हुए हैं आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज लिखा होता है कि बहुत ज्यादा लिखा होता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से किस प्रकार नोट्स बनाने, किस प्रकार याद करना है। तो आपको समझने के बाद आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती हूँ आसान भाषा में, जिसको आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला आपका जैसा कि मैंने कहा था कि 1950 में संविधान ने भारत संघ के 4 प्रकार रखा था। 1950 में संविधान ने भारत संघ के 4 प्रकार राज्य थे।
एक तो आपका क्या है, भाग क्या, भाग है और भाग क्या, और एक था आपका भाग गया। अब आपको एक बार मैं ये बता दूं कि भाग क्या में कौन शामिल था, भाग क्या में कौन था, भाग गया में कौन था और भाग गया में कौन था। तो आपको बता दूं भाग क्या के अंतर्गत, भाग क्या में वे क्षेत्र थे जहां ब्रिटिश शासन था, यानी कि पहले शासन था, ठीक है ना। दूसरा आपका ब्रिटिश शासन के साथ गवर्नर का, ब्रिटिश शासन के साथ गवर्नर का अधिकार था, गवर्नर का प्रभुत्व था। और भाग ख के अंतर्गत वे राज्य थे, वे राज्य थे भाग क के अंतर्गत, याद रखना, जिसमें आपका बता दूं 9 राज्य विधानमंडल के साथ, 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, शाही शासन था। भाग क में, भाग ग में वे क्षेत्र थे, ठीक है। भाग ग में वो आपको जैसे कि मैंने कहा था 9 राज्य विधानमंडल के साथ जहां मुख्य आयुक्त हुआ था, मुख्य आयुक्त हो। और भाग घ के अंतर्गत याद रखना एक ही राज्य था, भाग घ में सिर्फ अंडमान निकोबार को रखा गया, सिर्फ अंडमान निकोबार को रखा गया, ठीक है ना। एक बार आपको बोल के बताया तो उसके बाद आगे हेडिंग डालते हैं जिसमें आपका धर आयोग और जेवीपी समिति आएगी कि किस प्रकार उन्होंने कार्य किया था, किसके अंतर्गत कार्य किया था। तो याद रखना केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव किस प्रकार होता है, मैंने आपको अभी समझाया था कि 552 देशी रियासतों में से 549 जो थी उन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया था, और 3 जो थी उनको जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जनमत द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को आपको विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया था। उसके बाद आगे तो रहने वाला है कि संघ शासित जो आपको 1950 में संविधान ने भारत को 4 प्रकार के राज्यों में विभक्त कर दिया था, कै, खे, गे और घे। कै में आपके वे राज्य रखे गए थे जिसमें आपका याद रखना ब्रिटिश में गवर्नर का अधिकार था, गवर्नर का शासन था। घ के अंतर्गत वे रखे गए थे जिनमें आपका 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, और कै के अंतर्गत वो रखे गए थे जिसमें मुख्य आयुक्त का शासन था, और घ में वो रखे गए थे यानी कि सिर्फ एक था, वो था आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं धर आयोग और जेवीपी समिति के बारे में। तो धर आयोग और जेवीपी समिति आपको बता दूं कि किसके लिए बनाई गई थी, क्या कारण था, तो याद रखना यहाँ पे आपको डालना धर आयोग, धर आयोग व जेवीपी समिति, ठीक है। तो आपको बता दूं कुछ क्षेत्रों द्वारा खास तौर पर, यहाँ पे लिख लेना खास तौर पर दक्षिण से ये मांग उठी कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होगी, ठीक है। तो 1948 में सरकार के द्वारा 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ।
आयोग का गठन हुआ, जिसमें जिसने अपनी रिपोर्ट याद रखना 1948 में पेश की और कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होगी बल्कि प्रशासनिक आधार होगा। ठीक है ना। इसका लोगों द्वारा विरोध किया गया। लोगों ने विरोध किया तो कांग्रेस ने 1948 में पुनः एक और भाषाई प्रांत समिति जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, गठन किया, जिसे जेवीपी के नाम से जाना गया। जेवीपी के नाम से जाना। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ तक लिख देती हूँ, उसके बाद थोड़ा आप लिख लेना, मैं बोल के बता दूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि धर आयोग और आपका जेवीपी समिति किस प्रकार कार्य करती है, तो याद रखना कुछ राज्यों के द्वारा, यानी कि खास तौर पर आप दक्षिण के बारे में ले सकते हो, तो वहां से मांग उठी थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा और उसका आधार जो होगा वो भाषा रखी जाएगी। तो उस प्रकार याद रखना सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था एस के धर की अध्यक्षता में। जिस समिति का गठन किया गया था उसके द्वारा उसे कार्य सौंपा गया था, तो उसने अपनी रिपोर्ट थी 1948 में पेश कर दी गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होगी बल्कि प्रशासनिक आधार होगा। फिर पुनः उसके द्वारा आंदोलन किया गया था लोगों के द्वारा उसका, तो याद रखना पुनः एक और आपका समिति का गठन किया गया था जिसे आप कह सकते हो जेवीपी समिति, जिसमें आपका याद रखना 1948 में समिति का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपका याद रखना पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी के नाम से जाना गया। उन्होंने फिर आपका ये बयान दिया था उनके द्वारा, फिर एक आपका यानी कि अपनी रिपोर्ट 1900 यहाँ पे लिख लेना, उनकी रिपोर्ट 1949 में लाएगी। उनकी रिपोर्ट 1949 में पेश की और कहा और भाषा आधार को अस्वीकार किया। ठीक है ना। इनके द्वारा भी याद रखना बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था कि भारत का जो आपको पुनर्गठन का आधार है वो भाषा रखी जाएगी, इसको अस्वीकार कर दिया गया था जेवीपी समिति के द्वारा भी। ठीक है ना। तो फिर आपका नेक्स्ट आपका याद रखने है, आपको थोड़ा नेक्स्ट पेज में समझा दूं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जेधारा आयोग ने भी इसका विरोध किया था और वहीं आपका जो जेवीपी समिति थी उसने भी कह दिया था कि बिल्कुल हम आपका औपचारिक रूप से इस बात को अस्वीकार करते हैं कि भारत का जो राज्य पुनर्गठन का आधार है वो भाषा होगी। ठीक है ना। इनके द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद आपको याद रखते हैं, आगे देखते हैं कि किस प्रकार भाषा का आधार बनता है राज्यों के गठन का। कभी आपकी मांग निकल के आती है तो याद रखना 1953 की बात थी। बात इसी पेज पे करते हैं। 1953 में सरकार को मजबूर होना पड़ा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने के लिए। पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने के लिए राज्यों को मजबूर होना पड़ा था जब 1953 में तमिलनाडु से, सॉरी मद्रास लिखना आपको यहाँ पे,
मद्रास से तेलुगु भाषी लोग निकलकर अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करने लगे। आंध्र प्रदेश का गठन करने लगे। ठीक है ना। इसके लिए लंबा आंदोलन चला था। जिसमें 56 दिनों की भूख हड़ताल की गई। ठीक है, भूख हड़ताल की गई थी। याद रखना, कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्होंने पट्टारोल कुछ ऐसे करके था, पट्टारोल था शायद, उनका भी निधन हो चुका था इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो आपको एक बोल के बताई थी कि 1953 में सरकार को मजबूर होना पड़ा था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, क्योंकि जब तेलुगु भाषी लोग जो थे मद्रास से निकलकर अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करने लगे थे। इसका बहुत लंबा आंदोलन चला था, जिसमें पूछ सकता है कि एग्जाम में किस प्रकार किया गया था। तो 56 दिन की भूख हड़ताल की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता रहते पट्टारुल साहिब उनका नाम था, उनका भी निधन हो चुका था। ठीक है ना। इसके बाद राज्य सरकार के भारत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, समिति फजल अली आयोग के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार उसका गठन किया गया था, क्या उसका आधार रहा था। फजल अली आयोग के बारे में एक बार इंक डाल के, मार्कर में थोड़ा मार्कर ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इनके लिए, उसके बाद इसी क्लास में जारी रखेंगे सारा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फजल अली आपका कमीशन जो था वो आपका लाया गया था, जिसके द्वारा याद रखना 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसके बाद सबसे पहले जो राज्य आंध्र प्रदेश बन चुका था, उसके बाद अन्य क्षेत्रों ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने का मांग स्टार्ट कर दी थी। तो उसी के लिए आपका फजल अली आयोग का कमीशन किया गया था। उसका जो आपका आधार था वो भाषा रखा गया था राज्यों के गठन के लिए। ठीक है ना। 1953 में आपका आयोग बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो थी 1953 में पेश की थी, 1955 में सॉरी। ठीक है, इसी की आप बाद आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार कहा गया था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फजल अली आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। फजल अली आयोग आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांग शुरू कर दी। तो 1953 में फजल अली आयोग भाषाई प्रांत आयोग के रूप में बनाया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होगी। लेकिन इसने इस चीज को अस्वीकारा, इस बात को
अस्वीकारा कि एक राज्य एक भाषा, एक भाषा का आधार नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, एक बार आपको यहाँ तक बोल के बताई थी कि किस प्रकार कहा गया था। तो फजल अली आयोग जो था उसने कहा था कि फजल अली आयोग आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था भाषा के आधार पर हो चुका था आंदोलन के चलते हुए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसका अलग निर्माण हो चुका था। तो अन्य राज्यों ने भी कहा था कि जब इसका निर्माण हो चुका है तो हमारा भी भाषा के आधार पर अलग निर्माण होना चाहिए। तो इसी के लिए 1953 में सरकार के द्वारा फजल अली आयोग की फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। उसने अपनी रिपोर्ट जो थी 1955 में पेश की थी। इसके द्वारा कहा गया था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो सकती है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो आधार है वो अस्वीकार कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक राज्य के लिए सिर्फ एक सेपरेट से अलग राज्य रखा जाएगा। तो ये चीज को अस्वीकार गया था। इसके 4 आधार रखे गए थे। इसके द्वारा की 4 बातों का ध्यान रखा गया था कि इसमें किस कौन कौन सी 4 बातें थी वो भी आपको जान लेनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको बता दूं 4 बातें आपको जानना जरूरी है। कौन कौन सी थी याद रखना। एक तो आपको लिखना है कि देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए। देश की एकता, फजल अली आयोग की 4 आधार कौन से थे तो याद रखना। देश की एकता व सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो देश की एकता और सुरक्षा वो नहीं टूटनी चाहिए उसके अंदर, इस प्रकार रखा गया था। ठीक है। और दूसरा जो था वो आपको भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा जो आधार था वो याद रखना आर्थिक था आपका, वित्तीय व आर्थिक। आर्थिक एकरूपता दी गई, यानी कि किसी को भी अलग नहीं रखा जाएगा आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, एकरूपता। और चौथा जो था वो समाज की कल्याण से रिलेटेड था। ठीक है ना, ये आपको लिखना है कि समाज का कल्याण जो था प्रत्येक राज्य व देश के लिए लोगों का कल्याण आवश्यक होगा, कल्याण करना आवश्यक है। ठीक है, ये आपको 4 आधार रखे गए थे। एक बार आपको यहाँ तक फजल अली आयोग आपका यहाँ तक रहता है। उसके बाद 1956 में किस प्रकार गठन चालू होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, ये आपको सभी बताऊंगी। तो आपको याद रखना किस प्रकार समझना है कि देश की एकता व सुरक्षा को संरक्षण होना चाहिए, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय व आर्थिक एकरूपता होनी चाहिए, प्रत्येक राज्य व देश के लिए लोगों का कल्याण आवश्यक होना चाहिए, यानी कि लोगों को कल्याण की बात भी कही जानी चाहिए। ठीक है, ये आपके आधार रखे गए थे 4 भाषाई फजल अली आयोग के। आगे आपको समझना है कि फजल अली आयोग ने किस प्रकार काम किया था, कब से काम, सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, किस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ था। तो इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, सारा धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको कौन सा राज्य सबसे पहले बनता है, उसके बाद कौन सा बनता है, उसके बाद कौन सा बनता है, इसी क्लास के अंदर सारी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना इस आयोग के द्वारा इस आयोग के द्वारा 1950 का जो संघ का 4 प्रकार से राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, किया गया था वो समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया और कहा कि 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होगा। केंद्र शासित कह सकते हो, संघ शासित कह सकते हो, संघ शासित प्रदेशों का गठन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
भाषा भाषा राज्य के पुनर्गठन का आयोग, पुनर्गठन का आधार होगी, स्वीकारा गया था। और भाग, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 4 प्रकार से बांटा गया था, तो भाग कै व ख की दूरी समाप्त कर दी, व भाग घ को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आपको एक बार यहाँ तक बोल के बताया, तो उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। धीरे धीरे इसी क्लास के अंदर सारा समझते चलेंगे और सारा करता भी चलेंगे सारे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फसल अली आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और भाषा का आधार बना भी गया था। 4 आधार रखे गए थे, 4 आधार मैंने आपको बताए हुए थे। उसके बाद आपको देखना है कि जो इस आयोग के द्वारा 1956 का जो था 1950 को जो संघ के द्वारा 4 प्रकार के राज्य बांटे गए थे, मैंने आपको समझाया था, भाग कै, ख, ग और घ था, उसको समाप्त कर दिया गया था और कहा गया था कि भारत का जो पुनर्गठन का आयोग होगा उसके बाद जो निर्माण किया जाएगा तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा याद रखना समाप्त कर दिया गया था और कहा गया था कि 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 16 राज्यों का गठन किया जाएगा। और भाग के और 1956 हुआ था, जिसके द्वारा भाषा के राज्य को स्वीकारा गया था कि राज्य का पुनर्गठन जो होगा भाषा के आधार पर होगा। भाग के और ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया था और ग जो था उससे समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से। वहीं पर आपको इस प्रकार भी याद रखना है कि इसके बाद 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। पूछ सकता है कि 1956 में कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित, तो याद रखना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। प्रदेशों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि मैंने आपको समझाया है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आगे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आगे कौन सा आपका टॉपिक रहने वाला है कि कौन सा राज्य कब बना था, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई थी, किस आधार पर उसको संघ शासित बना गया था, किस आधार पर उसे राज्य का दर्जा दिया गया था, कौन सा संशोधन किया गया था, कब सबसे पहले राज्य बना था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे। सभी ज्यादा क्लास नहीं है, सिर्फ आपको राज्यों के बारे में बताने की कौन सा राज्य का गठन किस प्रकार हुआ था। ठीक है, इसी क्लास के अंदर धीरे धीरे समझना है। तो आगे मैंने आपको कहा था कि भाषा का जो आधार था सबसे पहले हुआ था 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में लिखना है। महाराष्ट्र व गुजरात, तो याद रखना 1960 में भाषा के आधार पर महाराष्ट्र मुंबई से महाराष्ट्र व गुजरात का गठन हुआ। मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र व गुजराती लोगों के लिए गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात का निर्माण। और गुजरात 15वां राज्य बना था। ठीक है, 15वें राज्य के रूप में निर्माण हुआ था गुजरात का। उसके बाद आगे आपको देखना कि दूसरा जो आता है दादर और नागर हवेली। जो
जो था उसका संघ शासित प्रदेश था, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ था? तो आपको बता दूं 1954 में इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में, ये स्वतंत्र क्षेत्र 1961 तक स्वयं चयनित प्रशासक द्वारा प्रशासन चलाया। प्रशासन वह 1961 में भारत का 1961 में भारत के 10वें संविधान संशोधन डालना आपको, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ। उसके बाद आगे आपका था जो गोवा और दमन और दीव। ठीक है, स्वतंत्र के पूर्व 1954 में स्वतंत्रता के पूर्व 1961 में भारत में मिलने के लिए याद रखना आपका 12वां संविधान संशोधन हुआ था, के लिए 12वां संविधान संशोधन 1962 किया गया और तीनों अधिकृत क्षेत्रों को, भारत को तीनों अधिकृत क्षेत्र दिए थे, तीनों अधिकृत क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, हालांकि 1987 में जाके जो गोवा जो था वो अलग राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। ठीक है ना। आगे आपको एक बार बोल के बताई तो उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के बाद आगे भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं। तो 1960 में भाषा के आधार पर बम्बई जो था उससे अलग महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। गुजरात जो था गुजराती भाषी लोगों के लिए था, मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था और गुजरात 15वें राज्य के रूप में निर्माण हुआ था भारत के अंदर। उसके बाद आता आपका दादर और नागर हवेली। आपको पॉइंट डालने से रहने इस प्रकार, दादर और नागर हवेली जो था 1954 में स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में निर्माण हुआ था। 1961 तक इनके द्वारा स्वयं प्रशासन किया गया था। 1961 में 10वां संविधान संशोधन करके संसदीय क्षेत्र के रूप में भारत में मिलाया गया था। उसके बाद अगला आपका आता है गोवा और दमन द्वीप का निर्माण। तो गोवा और दमन द्वीप को स्वतंत्रता के बाद भारत के द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिकृत 3 क्षेत्रों को कर लिया गया था और आपको 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संसदीय क्षेत्र के रूप में भारत में मिलाया गया था। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं इसी के अंदर। तो आगे आपका जो हो जाएगा पुदुचेरी के बारे में चर्चा करेंगे। पुदुचेरी किस प्रकार से संशासित क्षेत्र बनता है, तो याद रखना पुदुचेरी जो था उसको 22वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखना पुदुचेरी को यहाँ पे डाले ना, पुदुचेरी पुर्तगाल के शासन से स्वतंत्र होने के बाद में 1963 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। संघ शासित क्षेत्र के रूप में मिलाया गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे जो आपको हो जाता है नागालैंड।
नागालैंड का निर्माण किस प्रकार होता है? तो नागालैंड के बारे में आपको जानना है कि नागालैंड जो था 1963 में नागा पहाड़ियां 1963 में नागा पहाड़ियां व असम का स्वास्थ्य क्षेत्र स्वशासित क्षेत्र को नागा लोगों की संतुष्टि के लिए अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और यह आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा राज्य कौन से नंबर का बनता। तो मैं आपको बता कि 14 राज्य 1956 में निर्माण किए गए थे। उसके बाद 15वां राज्य आपका गुजरात निकल के आया था। 16वां राज्य जो था वो भारत का 16वां राज्य बना था। आगे आपको देखना तो उसके बाद आपका आ जाएगा हरियाणा और आपका चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना 1966 में 17वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब से अलग राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। और यहाँ पे लिख लेना, आपको ये भी लिखना है कि शाह आयोग थे 1966 के द्वारा पंजाबी भाषाई लोगों के लिए पंजाब व हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा का निर्माण। और हरियाणा 17वां राज्य बना। और जो आपका क्षेत्रीय पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का दर्जा। थोड़ा आपको बोल कर तो थोड़ा आप लिख लेना, ज्यादा बोर्ड में जगह नहीं है तो आपको मैं पहले समझाते चलूंगी। मैंने आपको वो आपका दादर नगर हवेली दमनदीप और गोवा तक करवा दिया था। उसके बाद जो आपका पुदुचेरी किस प्रकार बनता है, तो याद रखना पुर्तगाल से स्वतंत्र होने के बाद 1962 के अंदर 1963 में 14वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके द्वारा एक संशासित क्षेत्र के रूप में भारत में मिला लिया गया था। इसमें 4 क्षेत्र थे। 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक आपका पुदुचेरी हो जाता है, कराईकल हो जाता है, यनम और आपका महाई। ये 4 क्षेत्रों को भारत के अंदर मिलाया गया था। इसके अंदर आपको देखना है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगला आपको हो जाता है नागालैंड। तो नागालैंड जो था 1963 में नागा पहाड़ियां असम का जो शासित क्षेत्र था उसका निर्माण कर नागा लोगों की मर्जी के यानी कि नागा लोगों के द्वारा मांग की गई थी। उसके द्वारा एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। 16वां राज्य के रूप में निकल गया था नागालैंड। उसके बाद अगला आपका आता है हरियाणा, चंडीगढ़, आपका हिमाचल प्रदेश का निर्माण। तो हरियाणा याद रखना 1966 में 17वां संविधान संशोधन था सर। ठीक है, तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग से निर्माण किया गया था हरियाणा राज्य का। शाह आयोग था जिसका आपको 1966 में उसके द्वारा याद रखना भारत का जो आपका पंजाब था पंजाबी भाषी लोगों के लिए रखा गया था और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा का निर्माण किया गया था। और जो उसका साइड का पहाड़ी क्षेत्र था उसे अलग से हिमाचल प्रदेश संघशासित क्षेत्र के रूप में मिलाया गया था। लेकिन 1971 में उसे भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बनता है? तो हिमाचल प्रदेश एक 18वें राज्य के रूप में निकल के आता है। इस प्रकार आपको याद रखना। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं इसी के अंदर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे तो आगे आने वाले याद रखना आपका मणिपुर, त्रिपुरा और आपको हो जाता है याद रखना मेघालय।
मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय के बारे में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। इनका निर्माण किस प्रकार होता है, एक बार हम थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मार्कर में ज्यादा फीके चल रहे हैं। इसी क्लास के अंदर धीरे धीरे डिस्कशन करते रहेंगे, याद रखना। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मणिपुर, त्रिपुरा जो थे वो पहले 1972 में एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में निकल के आते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। लेकिन कुछ समय के बाद इन्हें एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये 19वां, 21वां और 22वें राज्य के रूप में बनते हैं, ठीक है ना। आपको इस प्रकार समझना है। धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आराम से समझते चलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, अगर आप खुद अपनी मर्जी से पढ़ोगे, एम लक्ष्मीकांत को थोड़ा हमको पढ़ने में बोरिंग लगता है, वो भाषा थोड़ी हार्ड होती है। इसलिए मैं आपको जो एक भी चैप्टर होता है एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं करवाती। कंप्लीट क्यों नहीं करवाती हूँ, अगर आप पूरा चैप्टर एक दिन के अंदर करोगे तो आपको भी बोरियत महसूस होगी, आप समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको धीरे धीरे आपको सारा चैप्टर क्लियर करवाते चलूंगी, आधा आधा करके। एक क्लास के अंदर जरूरी नहीं है सारा करना, लेकिन धीरे धीरे समझ के आपको पूरा करवाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आकर आपको कहा था कि आगे चर्चा करते हैं त्रिपुरा और उसके बारे में। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन हुआ था। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र में परिवर्तन हुआ। मानचित्र में परिवर्तन हुआ और इन्हें संघ शासित क्षेत्र बना गया। इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में भारत में मिलाया, भारत में शामिल किया। उसके बाद आपको बता दूं, कुछ समय बाद ये राज्य के रूप में बन गई, रूप में निकल कर आए। तो जैसा कि मैं आपको कहा था कि 17वां राज्य आपका जो बना था वो हरियाणा बना था। उसके बाद जो आपका राज्य बना था, तो याद रखना, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और आपका हो जाता है मेघालय 21वां राज्य बना। और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको चर्चा कर दी। तो उसके बाद आपको बताती हूँ, उसके बाद आएगा आपका सिक्किम राज्य। तो सिक्किम का निर्माण किस प्रकार होता है आपको समझना है। तो याद रखना, सिक्किम थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, इसको आपको पहले यहाँ तक समझा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत का जो मानचित्र है उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के दौरान ही याद रखना आपका एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। भारत के कुछ समय बाद भारत में से राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो मणिपुर आपका 19वां राज्य बनता, त्रिपुरा आपका 20वां बनता, मेघालय आपका 21वां राज्य के रूप में निकल के आता है। उसी के दौरान मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग कर, असम के क्षेत्र से अलग कर संघ शासित क्षेत्र के रूप में भारत के मानचित्र में मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम चर्चा करने वाले सिक्किम की। तो सिक्किम किस प्रकार हो जाएगा आपका, याद रखना। सिक्किम के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सिक्किम के बारे में आपको बता दूं, 35वां संविधान संशोधन हुआ था। सिक्किम के लोगों की मर्जी के आधार पर 35वां संविधान संशोधन कर इसे एक
राज्य का दर्जा दिया गया और इसका उद्देश्य, जो आपका संविधान संशोधन था, इसके उद्देश्य से अनुच्छेद 2 कै और अनुसूची 10वीं जोड़ी लेकिन सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया और पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर 371 जोड़ा और इसने याद रखना, अनुच्छेद 2 कै व 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया जो 35वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी। ठीक है ना। एक बार आपको यहाँ तक बोल कर देती कि सिक्किम राज्य का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, तो आपको इस प्रकार समझना है कि जैसा कि मैंने कहा था कि सिक्किम लोगों की मर्जी के आधार पर ही भारत में एक संबद्ध राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके। उसके उद्देश्य से याद रखना, एक नया अनुच्छेद 2 कै जोड़ा गया और आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई थी, तो उनके द्वारा फिर विरोध किया गया था। तो उसके द्वारा सिक्किम का 36वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ साथ ही याद रखना आपका, जैसा कि मैंने कहा था कि 371 पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन कर 371 6 अनुच्छेद जोड़ा गया था और आपका जो अनुच्छेद 2 कै था उसे हटा दिया गया था और 10वीं अनुसूची जो थी उसे भी निरस्त कर दिया गया था। ये आपका जो 35वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको समझना है कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, थोड़ा आपको बोल के बताती, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप लिखते चला, नोट्स के रूप में बना लीजिए। तो गोवा और जो आपका निर्माण हुआ था अरुणाचल प्रदेश, आपको उसको लिखना है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 21 राज्य उसके अंदर बन चुके थे, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम बना था। 22वें राज्य आपको सिक्किम को दर्जा देना है। वही आपका देखते हैं कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो याद रखना 1987 में इन्हें संघ शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश से राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और मिजोरम 22वां, अरुणाचल प्रदेश 23वां, और वही आपको हो जाता गोवा 24वां राज्य बना था। ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ आपका, उत्तराखंड,
और आपका झारखंड। याद रखना सन 2000 में याद रखना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 24वां राज्य। 23 आपको शायद यहाँ तक करवा देते हैं, 22 23 हो गए थे आपका, 24 हो गए, सॉरी 25वां राज्य बात है। 25वां राज्य छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 26वां राज्य। और आपका बिहार से अलग होकर झारखंड आपका 27वां राज्य बना था, ठीक है ना। 27वें राज्य के रूप में निकल के आया था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, आगे आपको एक बार बोल के बताया था, रिपीट कर दी थी, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो याद रखना, जैसा कि आपको 22वां राज्य सिक्किम बना था, 22वां राज्य सिक्किम था, 22 और 23वां ये था, आपका 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश था, 25वें राज्य के रूप में गोवा था। उसके बाद आपका 26वां राज्य बना था, याद रखना छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से अलग हो आपका उत्तराखंड बना था 27वां राज्य, और आपका बिहार से अलग होकर झारखंड बना था 28वां राज्य, ठीक है ना। आपको इस प्रकार समझना है। उसके बाद 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर। थोड़ा आप लिख लेना, यहाँ से आगे आपको बोल के बता दूंगी। जैसा कि मैंने आपको मिजोरम और आपका गोवा तक समझा दिया था। गोवा आपका 24वां राज्य बन चुका था, गोवा आपका 25वां राज्य बना था। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में निकल के आया था। वहीं आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में निकल के आया था। बिहार से जो अलग होकर झारखंड निकला था वो एक 28वें राज्य के रूप में निकल के आया था। और 2014 के अंदर यहाँ पे लिख लेना, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपका तेलंगाना, ये आपका याद रखना 29वां राज्य बना था, ठीक है ना, 29वां राज्य बना था। वही आपको देखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे यूनियन टेरिटरी कैसे बने थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक 2 स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी के रूप में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राज्य के दर्जे से निकालकर अलग कर दिया गया था। और पूर्ण जम्मू कश्मीर जो राज्य के क्षेत्र हुआ करते थे, उसमें से आपका लेह और कारगिल जो था उसको सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मिलाया गया था। बाकी जो सारे क्षेत्र थे जम्मू कश्मीर राज्य के, वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए थे। तो इस प्रकार याद रखना आपका, जैसे कि वर्तमान में कह सकते हैं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नो यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं, आपके 28 राज्य हो चुके हैं। लेकिन आपको इस बात को इस प्रकार याद रखना है कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो से एक मिलाकर 8वीं यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो याद रखना 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान के अंदर, और वहीं आपके 28 राज्य भारत में वर्तमान में, ठीक है ना। इस प्रकार आपको समझना है। लास्ट आपको बता दूं कि नाम परिवर्तन भी विशेष तौर पे होते रहे। तो नाम परिवर्तन जो हुए थे आपको 1969 में, 1950 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र जो था, संयुक्त राष्ट्र आपका उत्तर प्रदेश के रूप में निकल गया था 1950 में। याद रखना नाम परिवर्तन, क्षेत्रों का नाम परिवर्तन कैसे होता है, नाम परिवर्तन। तो याद रखना नाम परिवर्तन हुआ था संयुक्त राज्य जो हुआ करता था 1950 में उत्तर प्रदेश, 1969 में मद्रास तमिलनाडु बना था। 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो था, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना था, ठीक है ना, दिल्ली। तो इस प्रकार नाम भी चेंज होते रहे विशेष टाइम पे। तो आपको पूरा जो चैप्टर था संघ व राज्य क्षेत्र का पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की थी, जितनी आसान भाषा में हो सकता था आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो बस आपसे डेली ये रिक्वेस्ट होती है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।